साथियों नमस्कार। साथियों बात करेंगे आज हम असहयोग आंदोलन के बारे में। जो हमने पढ़ा था असहयोग आंदोलन कि असहयोग आंदोलन जिस स्तर पर चल रहा था, आपने देखा था कि ग्रामीण समाज में और किस प्रकार से शहरी समाज में आंतरिक स्तर पर विद्रोह हुई। और हमने देखा था कि जो आंतरिक स्तर पर जो ग्रामीणों में किसानों के प्रति जो विद्रोह हुआ, किसानों की भावनाओं को हमने देखा कि किस प्रकार से वो जमींदार और तालुकेदार के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तो साथियों उसी क्रम में हम चलेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से एक कदम और आगे बढ़ते हुए और गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में कि और उनका एक नया विद्रोह कैसा था। सबने अवज्ञा आंदोलन जिसे कहते हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन की तरफ चलते हैं। तो साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन और आखिर उन्हें क्यों इस आंदोलन को करना पड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं जो स्पष्ट रूप से जान लेते हैं। तो साथियों बात ये रही कि 1919 के पीरियड में जब एक गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 के दौरान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट बड़ा बड़ा लिखें क्योंकि समझ में आ जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो साथियों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1919 में आया, इसके तहत क्या हुआ कि इसके तहत विधान परिषदों के चुनाव होने थे। और विधान परिषदों के चुनाव तो कुछ कांग्रेस के नेता चाहते थे कि विधान परिषदों के चुनाव के अंतर्गत विधान परिषदों में भाग लिया जाए और उनकी जो संवैधानिक गतिविधियां हैं, जब विधान परिषद में जाएंगे वो, तो विधान परिषद के अंदर जाएंगे तो उनकी जो संवैधानिक गतिविधियां हैं उनका विरोध कर पाएंगे, उनका विद्रोह कर पाएंगे। और इस वजह से हम देखते हैं कि जो कुछ कांग्रेसी नेता जो कि विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि एक्चुअली में जब उसका विद्रोह करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, जो विधायी परिषद है जब उसका विद्रोह करेंगे और उनकी संवैधानिक नीतियों का विद्रोह करेंगे, तो हम जनता को बताएंगे, हम भारत देश को बताएंगे कि ये जो इनकी संस्था है, ब्रिटिश संस्था, वो एक लोकतांत्रिक संस्था नहीं है, वो एक लोकतांत्रिक यानी कि संवैधानिक संस्था नहीं है। तो ये इस प्रकार से हम व्यक्त कर पाएंगे। हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो है धीरे धीरे करके जो है एक नेता जो कि जवाहरलाल नेहरू, जो कि युवा नेता, और कई युवा नेता होते हैं, लेकिन उसी क्रम में कांग्रेस के क्रम में हम देखते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी यानी कि मोतीलाल नेहरू, और हमारे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, कौन, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, सीआर दास, इनका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ये कांग्रेस में रहते हुए जो है कांग्रेस में रहते हुए एक स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। कांग्रेस में ही ये क्या करते हैं? स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी का गठन कर लेते हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जो है 1919 में मोतीलाल नेहरू और ये तुम्हारे सीआर दास, जो कि धीरे धीरे करके स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं वो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। हालांकि कुछ नेता जो कांग्रेसी नेता थे वो थक चुके थे इन संघर्षों से कि धीरे धीरे करके वो उग्र की ओर बढ़ रहे थे। हम देखते हैं कुछ नेता जो कि चाहते थे कि इसका उग्र विद्रोह हो, एक जो सत्याग्रह की तरह हो रहा है उसको उग्र पूर्ण स्वतंत्रता की तरह दबाव डाला जाने लगा। और सुभाष चंद्र बोस जो कि चाहते थे कि इसको उग्र रूप से जब विद्रोह करेंगे तभी जाकर के इसकी नीतियां और ब्रिटिश साम्राज्य जो है मानेगा।
तो ये गांधी जी चाहते थे कि इसका पूर्ण इन लोगों का पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए और ये तब जो है इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस में जो है आंतरिक बहस हो जाती है और अहम असहमति व्यक्त होती है। तो इसके चलते हम देखते हैं कि एक इसका कहीं ना कहीं एक अगर विश्वव्यापी एक आंदोलन उस समय 1920 के दौरान एक आर्थिक संकट भी आता है विश्व स्तर पर। तो व्यापी आर्थिक संकट आता है और उसके दौरान जो है हम देखते हैं कि कृषि उत्पादों की जो है मांग एक तरीके से कम पड़ने लगती है, यानी कि कृषि उत्पादों की मांग जो कीमत है वो गिरने लगती है। और 1926 से अगर 30 के दशक के आंकड़ा बताता है कि एक धाराशाही परिवर्तन हुआ, यानी कि ये जो कृषि की वस्तुएं थी वो पूर्ण रूप से गिर गई। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है और हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन है, जब ब्रिटेन की ओर जाते हैं तो एक ब्रिटेन की ओर इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि उसी दौरान जो है ब्रिटेन में एक नई सरकार का गठन होता है। वो सर जॉन साइमन, जो कि इनके द्वारा लॉर्ड जॉन साइमन के द्वारा जो है एक संवैधानिक इकाई का गठन होता है। एक संवैधानिक इकाई का गठन होता है, वो भी कहाँ, इंग्लैंड में। और वो ये निश्चय करता है कि जो है भारत में क्या होना चाहिए कि जो इसका गठन होता है तो वो कहता है कि भारत में जो संवैधानिक गतिविधियां हैं उनका अध्ययन करने के लिए जो है इसका गठन होना चाहिए। तो ये संस्था जो है इंग्लैंड में बनती है, ये संस्था इंग्लैंड में बनती है। और साथियों हम देखते हैं कि जो है ये जो संस्था बनती है एक संवैधानिक व्यवस्था, भारत की संवैधानिक व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए जो ये संस्था बनती है। तो कुल मिला के जो है इसमें इंग्लैंड क्या करता है, सर जॉन साइमन क्या करते हैं कि सारे अंग्रेज सदस्य इसमें ले लेते हैं। और साथियों यही गलती होती है कि जो है अगर कोई भारत की संवैधानिक निकायों के, ये संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए अगर कोई ब्रिटेन में संस्था बनाई जाए, इंग्लैंड में संस्था बनाई जाए और वो भी उसमें कोई भारतीय सदस्य ना हो। उसमें सारे सदस्य क्या थे, उसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, उसमें सारे सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। तो इसका जैसे ही भारत में साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन का बहुत तेजी से विद्रोह होता है। जो साइमन कमीशन गठन किया जाता है सर जॉन साइमन के नेतृत्व में कमीशन, तो इसका हम देखते हैं कि विद्रोह होता है और इसमें सारे अंग्रेजी सदस्य होने की वजह से जो है इसका विद्रोह होता है। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, इन सब का नारा लगता है और इसके काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कांग्रेस को और ये जो पूरा नेतृत्व था इसके नेता असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन तभी अगर देखा जाए कि तुम्हारे लॉर्ड इरविन जो है आते हैं और लॉर्ड इरविन कहते हैं कि ऐसा किया जा सकता है कि जो है डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। एक डोमिनियन स्टेट का ऐलान करते हैं और वो कहते हैं कि लेकिन उसकी कोई समय सीमा तय नहीं करते। ये अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी भूल होती है कि डोमिनियन स्टेट बनाया जाए। एक डोमिनियन स्टेट मैंने इसलिए कहा, डोमिनियन स्टेट अगर आप ना समझ पा रहे हो तो आप समझे डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट। साथियों डोमिनियन स्टेट वो होता है कि एक तरीके से जो गतिविधियां हैं, जो एक न्यायिक गतिविधियां हैं या कहें न्यायिक जो निर्णय हैं, जो सेनाओं के निर्णय हैं, जो विदेशी व्यवस्थाएं, विदेशी नीतियां हैं और जो हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं उनकी जो गतिविधियां हैं वो पूर्ण स्वतंत्र होनी चाहिए। ऐसे राज्यों में डोमिनियन स्टेट जो होता है उसमें पूर्ण स्वतंत्रता होती है और कहीं ना कहीं एक जो है डोमिनियन स्टेट का जो सम्राट होता है वो नाम मात्र होता है।
तो ये चीजें होती हैं डोमिनियन स्टेट में। तो लॉर्ड इरविन क्या करते हैं, लॉर्ड इरविन कहते हैं कि इसे डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, और जो नया संविधान होगा उसका प्रारूप जो है, उसका जो संविधान होगा उसका क्या किया जाएगा कि उसके पर चर्चा करने के लिए, नए संविधान पर चर्चा करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको गोलमेज सम्मेलन करना होगा, और गोलमेज सम्मेलन जो है इसके संबंध में जो है चर्चा कराई जाएगी। तो इस तरीके से जो है लॉर्ड इरविन आते हैं, और जो है कहीं ना कहीं, लेकिन कांग्रेस के नेता इस पर संतुष्ट नहीं होते। जैसे कि हम बता चुके हैं कि जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे उग्र नेता उस समय कांग्रेस में थे, और उन ऐसे उग्र नेताओं की वजह से जो है कांग्रेस चाहती थी कि जो है पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, और पूर्ण स्वतंत्रता पर दबाव बनाने लगती है। वो कहती है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और इस प्रकार से इस जो है परिस्थिति को देखते हुए लाहौर में एक अधिवेशन होता है 1932 में, जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कब? 1932 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कौन सा? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। तो साथियों, जब ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें हम देखते हैं कि अध्यक्षता तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और जब कांग्रेस का लाहौर में लाहौर अधिवेशन होता है, तो उस दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इन नेताओं के द्वारा जो है। तो कहीं ना कहीं जब पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, और तब एक दिन निश्चय होता है 26 जनवरी 1930। ये ऐसा दिन होता है कि इस दिन स्वतंत्रता मनाने का निश्चय किया जाता है। 26 जनवरी 1930। तो 26 जनवरी 1930 एक ऐसा दिन कहा जाता है कि इस दिन स्वतंत्रता मनाई जाएगी, और हम पूर्ण कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज को मान लिया जाता है। तो साथियों, इस दिन जब ये स्वतंत्रता मनाई जाती है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो उस समय जो है भारत के बहुत ही कम लोगों का ध्यान इस स्वतंत्रता दिवस पर जाता है। लेकिन इसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जो है गांधी जी को प्रयासरत रहना था, और कुछ आंदोलन आगे चलाने थे। तो उसका एक बड़ा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन निकल करके आता है। तो साथियों, अगर इसकी बात करें कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि इस दौरान जो है अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और उस दौरान जो स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। तो इसकी ऐतिहासिक यादगार को देखें, तो उसी क्रम में अगर हम देखते हैं, तो हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, लेकिन जो है उस स्वतंत्रता दिवस के रूप में ऐतिहासिक दिन इसको बनाने के लिए जो है संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो साथियों, ये बात आप याद रखेंगे इसी क्रम में कि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, लेकिन जो है लागू कब होता है, तो ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। लेकिन अगर हम डोमिनियन स्टेट का एक एग्जांपल ले, अगर हम बताएं कि डोमिनियन स्टेट आखिर और अच्छा, अगर एग्जांपल आप जानना चाहते हैं डोमिनियन स्टेट के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो एक डोमिनियन स्टेट के रूप में स्वतंत्र हुआ, क्योंकि उस समय जो भारत के सम्राट थे वो एक नाम मात्र के सम्राट यूं समझिए, लेकिन वो उस समय वर्तमान में जो पीएम थे, उस समय प्रेजेंट टाइम जो पीएम रहे होंगे, वो रहे थे क्लीमेंट एटली। कौन? क्लीमेंट एटली। तो उस समय एटली जो थे वो भारत के जो है
जो क्लीमेंट एटली थे वो भारत के नाम मात्र के सम्राट बनाए गए। तो साथियों ये बात आप याद रखेंगे कि उस समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ, तब भी एक डोमिनियन स्टेट के रूप में आजाद हुआ। और फिर जो है 18 जुलाई 1947 को जो है ये कहा गया कि 18 जुलाई 1947 को के जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और ये स्वतंत्रता जो है हमें मिली 15 अगस्त 1947 को। तो जो है इस प्रकार से डोमिनियन स्टेट आता है। और हम इसी क्रम में जो है नमक जब नमक यात्रा होती है गांधी जी की, वो चाहते हैं कि देखिए नमक हर इंसान की एक जरूरत है, हर इंसान की। और हम जानते हैं कि भारत में लगभग 80% उस समय खेती कर रहे थे लोग। तो नमक कर के विरोध में गांधी जी चाहते हैं कि नमक कर जो होगा, नमक कर के विरोध में अगर लोग जुड़ेंगे, नमक यात्रा में जो दांडी मार्च उन्होंने कराया, उस यात्रा में लोग जुड़ेंगे तो इस प्रकार से भारत एकजुट हो पाएगा और बहुत तेजी से इसका विरोध कर पाएंगे। हम लोग एक बड़े स्तर पर विरोध कर पाएंगे। और इस क्रम में जो है नमक यात्रा निकाली जाती है। तो जो है उसमें हालांकि जो गांधी जी के द्वारा ये जो एक कहने का मतलब एक जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, जिनकी अभी बात चल रही थी कि लॉर्ड इरविन जो कि डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव लेकर के आते हैं, तो उनके बारे में अगर हम देखें तो 11 जनवरी 1930 के दौरान गांधी जी जो है लॉर्ड इरविन से प्रस्ताव में जो है 11 मांगे मांगते हैं। 11 मांगे जो कि जिसमें नमक कर जो है बहुत ही विस्तार पूर्वक किया, नमक कर के बारे में बहुत ही सटीक विद्रोह करने का निश्चय किया। और इस क्रम में जो है नमक यात्रा निकाली जाती है। तो साथियों इसी सेशन में आज हम पढ़ रहे थे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के और किस प्रकार से भारत बढ़ा। और हमने जो पिछले सेशन में पढ़ा था कि किस प्रकार से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों हुआ, असहयोग आंदोलन ही क्यों हुआ। और हमने देखा कि किस प्रकार से जो है जो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जो आंतरिक जो भारत में विद्रोह हो रहे थे, ये आंतरिक जो कलह थी वो कहीं ना कहीं जा करके अहिंसा को लेते हुए और देश को एकजुट करते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी। हम देखते हैं कि साइमन कमीशन जब भारत में आया, जब उसको गो बैक के नारे दिए गए, साइमन वापस जाओ, उस दौरान हमने देखा कि जो है अहिंसा के चलते एक शांति जुलूस निकाला जा रहा था। और उस समय लाला लाजपत राय जैसे नेता जिन पर एक शांति जुलूस निकाला गया, तो उन पर लाठियों से वार किया गया। और इतना वार हुआ कि उनकी दर्दनाक जो है उसके बाद में उन्हीं चोटों के द्वारा, उन्हीं लाठी के जख्मों के द्वारा लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। तो साथियों इस प्रकार से हमने देखा, और हम आगे चल करके और भी विस्तार से हम पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत की जनता किस प्रकार से आगे आती है। तो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का एक अहम चैप्टर और एक अहम क्वेश्चन आप लिख पाएंगे कि किस प्रकार से जो है डोमिनियन स्टेट क्या होता है। अगर आपको टिप्पणी लिखने को आ जाए कि डोमिनियन स्टेट क्या होता है, अगर आपको ये आ जाए कि जो है भारत में किस प्रकार से एक विधान परिषद का गठन किया गया, एक विधान परिषद, और किस प्रकार से भारत के नेता उसमें भाग लेना चाहते थे और क्यों लेना चाहते थे, इस क्वेश्चन को आप बेहतर समझ पाएंगे। तो साथियों आप लिखने का प्रयास करें। और आज के लेक्चर में आज मैं यही एंड करता हूं। और साथियों कुछ समस्या थी, इस वजह से आज व्हाइट बोर्ड पर आना पड़ा, और नेक्स्ट आपको बेहतर से बेहतर लेक्चर मिलेगा। तो साथियों इसी प्रकार से इसी जोश के साथ आप लगे रहें और बेहतर पढ़ते रहें। साथियों थोड़ा डिले हो गया टाइम में, क्योंकि कुछ फंक्शन चल रहा था, जिस वजह से मुझे प्रॉपर टाइम पर वीडियो नहीं लोड कर पाए। तो साथियों अगले सेशन में फिर मिलते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ये बेहतर से बेहतर जानकारी और दोस्तों तक पहुंचाएं। जाहिर सी बात है ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।